हेलो फ्रेंड्स, क्रियाशारी लेक्चर के सीरीज में आज हमारा क्रियाशारी का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको स्वस्थ तक कंप्लीट करा दिया था। उसके आगे से शुरू करेंगे दोषों से। तो मैंने इसके पहले एक वीडियो और बनाया था, जस्ट कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है। बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया है। अगर आप एक्टिवली तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो एक बार 10 क्वेश्चन के आंसर लिखने में आपका क्या जा रहा है तो कल ठीक है नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज के क्लास के बाद आपको जो मैं 10 क्वेश्चन देने वाली हूं, आपको उनको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा, दूषयन्ति इति दोषः, जो दूषित करे उसको क्या बोलते हैं? दोष बोलते हैं। शारंगधर जी ने क्या बोला है? दूषणात् दोषा, धारणात् धातवा, मलिनीकरणात् मला। रेफरेंस पूछा जाता है कि दोषणात् दोषा, धारणात् धातवा, मलिनीकरणात् मला किसका श्लोक है? शारंगधर का है। जबकि चरक जी ने ऐसा नहीं बोला है। दूषयन्ति इति दोषः, कोड बनाएंगे इति से। इति मतलब क्या होता है? इति सिद्ध, मतलब इसके अलावा अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर इसके अलावा कोई चीज आपको और आगे नहीं मिलेगी, है ना। तो वही चीज चरक संहिता के बारे में हम क्या जानते हैं कि चरक संहिता में जो चीज है वो कहीं और आपको नहीं मिलेगी, है ना। जो चीज नहीं है वो कहीं और आपको नहीं मिलेगी, है ना। तो इति करके जो श्लोक है चरक का है। ठीक है, और चरक के और क्या श्लोक आते हैं? चरक सूत्र स्थान के 30 नंबर के चैप्टर में हम पढ़ते हैं श्रवणात् श्रोतांसी, सरणात् सिरा। लिख लो, श्रवणात् श्रोतांसी, सरणात् स्थिरा, धमन्यात् धमन्यः, है ना। जो धमन करे वो धमनी है, जिसमें श्रवण का काम हो वो क्या है? श्रोतस है। जिसमें सरण का काम हो वो है सिरा। तो इसका भी रेफरेंस पूछा जाता है। तो चरक सूत्र स्थान के 30 नंबर के चैप्टर का यह रेफरेंस होता है। ठीक है, शारीरिक दोष कितने हैं? 3 है। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोष तो टोटल 2 हैं, उनमें शारीरिक है और मानसिक है। फिर इनको हम फिर से डिवाइड करते हैं। तो शारीरिक दोष और मानसिक दोष, दोष कौन कौन से हो गए? एक शारीरिक और एक मानसिक। अब शारीरिक में पुनः कितने भेद हो जाते हैं? 3, और मानसिक में कितने हो जाते हैं? 2। अब सबको पता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, आपको हमेशा क्वेश्चन को गलत कराने के लिए प्रेरित करता है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, दोष कितने हैं, आपके दिमाग में केवल वही चीज बैठी रहती है कि दोष 3 होते हैं, है ना। वो शारीरिक दोष 3 है। नॉर्मल दोष 2 प्रकार का, शारीरिक मानसिक। शारीरिक बोले तो 3, मानसिक बोले तो 2। शारीरिक में 3 कौन है? वात पित्त कफ है। मानसिक में 2 कौन से हैं? रज और तम है। ठीक है, अब आपको यहां से पूछा जाएगा कि शारीरिक जो 3 दोष हैं उनमें प्रधान दोष कौन सा है? तो प्रधान दोष होता है वात। देखिए, जब मैं आपको पढ़ा रही हूं तो हर एक लाइन से मैं क्वेश्चन को हाईलाइट करती हूं कि किस तरीके से यहां से क्वेश्चन बनेगा, तो आपके दिमाग में वो चीजें और अच्छे से जाएंगी। ठीक है, अब मानसिक में जो मुख्य होता है वो कौन होता है? रज। तो शारीरिक में वात प्रधान है, मानसिक में रज प्रधान है। फिर आप बोलोगे मैडम सत्व भी तो कुछ होता है, सत्व रजतम, फिर वो हम क्या पढ़ते हैं? तो वो होता है मानसिक गुण। अगर हमसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा कि मानसिक गुण कितने होते हैं, तो हमारा आंसर कितना होगा? 3 होगा। इसमें क्या क्या होगा? सत्व, रज और तम। अगर हमसे बात पूछे दोषों की, तो मानसिक दोष में रज और तम तो रहेगा, लेकिन सत्व इंक्लूडेड नहीं रहता, वो गुण के अंदर इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि सत्व दोष नहीं होता, वो क्या होता है? गुण होता है। क्लियर बात? अब यहां से हम चलेंगे, अलग अलग श्लोक अलग अलग आचार्य ने बताए हैं, तो हमको यहाँ पर रेफरेंस याद रखना पड़ेगा। किस चैप्टर का है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है कि किस आचार्य ने बताया हुआ है। ठीक है, तो वायु पित्तम कफस चोक्ता शारीरो दोष संग्रह चरक का है। वायु बात पित्त श्लेषमाण एव देह संभवा हेतवा सुश्रुत का है। तो साथ ही साथ याद करते चलते चरक सूत्र फर्स्ट में बताया है वायु पित्त और कफ। तो देखिए
सबसे पहले कौन आते हैं? चरक आते हैं। तो चरक का एक सिंपल टर्म है जो हम हमेशा पढ़ते हैं, वात पित्त कफ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं पढ़ता होगा वात पित्त श्लेष्मा, हमेशा कफ ही बोलते हैं ना। तो चरक का सिंपल है वात पित्त और कफ। सुश्रुत ने सा से श्लेष्मा ले लिया, तो अगर 2 श्लोक रहेंगे आपके सामने तो आप आसानी से पहचान पाओगे कि श्लेष्मा सा से सुश्रुत ने बताया होगा ना। 21 नंबर के चैप्टर में है ये। यहां से रेफरेंसेस याद नहीं होते, ये आप जब संहिता पढ़ते हो तो संहिता से आपको रेफरेंस याद कराया जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, उसमें एसएसआर बेस्ड रीजनिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। तो उस तरीके से आप वहां पर उसके रेफरेंस याद रख लेते हो। यहां से डायरेक्ट याद होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो गया वायु पित्तम कफ। फिर आप बोलोगे मैडम इधर भी कफ है इधर भी कफ है, तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगा क्या कि चरक और अष्टांग हृदय का कौन सा है? तो हमेशा अष्टांग हृदय तीसरे नंबर पर आते, पहले चरक, दूसरे सुश्रुत, तीसरे अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय के श्लोक में त्रयो करके आया है, त्रयो दोषः समासता। क्लियर हो गया। अब आते हैं काश्यप। तो वात पित्त कफा, फिर बोलोगे इधर भी तो कफ है इधर भी कफ है इधर भी कफ है, तो कैसे याद करें? इसको हमने त्रयो से याद कर लिया, इसको हम किससे याद करेंगे? व्याधि से याद करेंगे। याद कैसे रहेगा? मैंने आपको पहले भी एक कंसेप्ट बताया है, जब काश्यप का नाम आता है तो हमारा कोड किस पर चला जाता है? काश्यप बच्चों के डॉक्टर है, बच्चों को व्याधियां ज्यादा होती हैं, तो काश्यप के श्लोक में क्या आया है? व्याधि आया हुआ है। ठीक है, तो व्याधि को स्पेशली अंडरलाइन करें एक बार फटाफट। सिंपल, चरक का सा से सुश्रुत, सा से श्लेष्मा, बागभट तीसरे नंबर पे, तो त्रयो आ गया, काश्यप में व्याधि करके आ गया, बच्चों को व्याधियां ज्यादा होती। क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़े। अब पंच महाभूत का दोषों से संबंध, हेडिंग से ही क्वेश्चन बनता है कि किस आचार्य ने पंच महाभूतों का दोषों से संबंध बताया है। ये दोष है, ये पंच महाभूत हैं, ये संबंध किसने बताया? तो बागभट ने बताया। कभी कभी हम बागभट को ना वृद्ध बागभट से कोरिलेट करके भी याद कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे वैसे स्पेशली संग्रह का ही है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि संग्रह मतलब वृद्ध बागभट, बूढ़े लोग जो है भूत प्रेतों के बारे में ज्यादा मानते थे, है ना। तो पंचभूत, पंच महाभूत का भूत अंडरलाइन करेंगे, भूतों के बारे में संग्रह को ज्यादा नॉलेज था। ठीक है, मतलब वृद्ध बागभट को ज्यादा नॉलेज था। तो इस तरीके से आपको ये याद रह जाएगा कि पंच महाभूतों का दोषों से संबंध किसने बताया है? अष्टांग संग्रह ने बताया। ठीक है, अब आपको एक याद रखना, पित्त कैसा होता है? गर्म मिजाज वाला होता है, तो इसमें अग्नि है। बाकी कफ के लिए आप सब जानते हैं, जो हैवी महाभूत होते हैं वो होते हैं जल और पृथ्वी। पता है ना, जल में कफ रहता है, पृथ्वी में भी कफ रहता है। बचे हुए 2 कौन कौन से? वायु में वायु रहेगा और साथ में आकाश रहेगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पित्त का केवल एक महाभूत है अग्नि, क्योंकि दोनों गर्म हैं। और कफ में क्या रहता है? जो हैवी महाभूत होते हैं सबसे लास्ट के, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, सबसे लास्ट के जो 2 महाभूत हैं जिनको हम काउंटिंग में सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, वो कफ में आ जाएगा और शुरुआत के 2 कहां आ जाएंगे? वात में आ जाएंगे। ठीक है, डलहर जी ने अग्नि के साथ जल भी ऐड कर दिया। उन्होंने बोला अग्नि में अगर जल को भी गर्म कर लेंगे तो वो भी तो गर्म ही हो जाएगा ना, तो उन्होंने जल को और ऐड कर दिया। श्लोक इंपॉर्टेंट है, केवल मिडिल वाला आग्नेय पित्तम। सुश्रुत का हम पढ़ेंगे पित्तम आग्नेयम, रेफरेंस पूछा जाता है। आग्नेयम पित्तम किसका श्लोक है? पित्तम आग्नेयम किसका श्लोक है? ठीक है, तो आप यहां पर कैसे याद कर सकते हैं? आ से अष्टांग और आ से आग्नेय, आग्नेय अष्टांग ने पहले रखा है। क्लियर हो गया। अब आता है दोषों की व्युत्पत्ति एवं उत्पत्ति। दोषों का पंच महाभूतों से संबंध बागभट्ट का। दोषों का व्युत्पत्ति उत्पत्ति किसने बताई है? सुश्रुत ने बताई है। ठीक है, तो ये श्लोक स्पेशली सुश्रुत का ही है। 21 नंबर का चैप्टर है, वर्ण प्रश्नीय ऐसे करके चैप्टर है ना। तो वा गति गंधनियो, जिसमें गति हो वो वायु है, जिसमें संताप हो टेम्परेचर जो बढ़ाए वो क्या है? पित्त है। तो तप संतापे, और श्लिष आलिंगने, जो क्या करे? श्लिष मतलब जोड़ना, है ना, किसी भी चीज को जोड़ने का काम करे या जो संश्लेषण का काम करे वो क्या होता है? कफ होता है। सभी लोग जानते हैं
कफ के 5 भेद में श्लेषक कफ आता है, तो श्लेष आलिंगने किसका हो जाएगा? कफ का हो जाएगा। ठीक है, श्लोक देखते हैं। तत्र वायोरे आत्मे वात्मा, ये भी पूछा जाता है किसके संदर्भ में आया है, तो वायु के संदर्भ में है, सुश्रुत का है। पित्तम आग्नेयम कंपेयर करके हमने याद करा दिया अभी आपको, आग्नेय पित्तम वाग्भट का है, पित्तम आग्नेयम सुश्रुत का है। ठीक है, श्लेष्मा सौम्य होता है। अब यहाँ पर कोड बनाएंगे, सभी लोग जानते हैं हमेशा वात पित्त कफ को इसी क्रम में लिखा जाता है, कोई भी व्यक्ति पित्त कफ वात नहीं लिखता है। ठीक है, अब कोड बना लो, रस ताजा, हम तो रस पीने जाएंगे, गर्मी बहुत है, मुझे खुद पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी है ना, तो इस गर्मी में हम रस ताजा ताजा पीने जाएंगे कहीं पर, तो रा से रज, सा से सत, तो ताजा से क्या हो जाएगा? ता से तम हो जाएगा। तो अब यहां पर यह क्वेश्चन बनता है कि दोषों का मनोगुणों से संबंध, मनोगुण या इनको मानसिक गुण बोलते हैं, मानसिक गुणों से संबंध किसने बताया? शारंगधर जी ने बताया। क्लियर हो गया सभी को? अब एक बार मैं फिर से बता दूं, फिर से अभी नहीं बताऊं, एक और चीज देखते हैं। पंच महाभूतों का मानसिक गुणों से संबंध, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आकाश, इधर नहीं, यहां पे लिख देती हूं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, हमेशा आप यही क्रम पढ़ते हैं, है ना। तो पंच महाभूतों का, समझ रहे हो क्या लिखा है? पंच महाभूतों का मानसिक गुणों से संबंध, ये किसने बताया है? सुश्रुत ने बताया है। तो मानसिक गुण कौन कौन से होते हैं? सत्व रजतम, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो यहां पे लिखेंगे सत्व, फिर यहां पे लिख देंगे रज। सत्व रजतम एक ही क्रम में आता है, तो पहले सत्व होता है फिर रज होता है, फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया। ये मैंने प्रीवियस ईयर में आपको 1000 बार तो सॉल्व कराई दिया होगा, सबको रट गया होगा। तो सत्व रज अलग अलग आया, फिर सत्व ने रज को साथ में ले लिया। अब तम को बुरा लग गया कि सत्व भाई साहब जो है ना रज के साथ चले जाते, मुझे तो कभी ले ही नहीं जाते, तो सत्व ने बोल दिया चलो भाई तुम भी आ जाओ, तो तम हो गया। अब तम को फिर गुस्सा आया कि सब तो इधर भी आ गया, रज भी 2 बार आ गया, मैं तो एक ही बार आया हूं, तो तम अब यहां पे गुस्से में अकेले चला गया, तो तम हो गया। क्लियर ना? सत्व रज, फिर सत्वरज, सत्वतम, लास्ट में तम। क्वेश्चन कैसा बनता है कि पृथ्वी में कौन से मानसिक गुण की बहुलता होती है? तम की। क्लियर हो गया? एक बार मैं फिर से लिख दूं, तो पंच महाभूतों का मानसिक गुणों से संबंध किसने बताया? सुश्रुत ने। ठीक है, पंच महाभूत का दोषों से संबंध, दोषों से संबंध। आप बोलोगे मैडम अभी तो आपने भूत की बात बताई थी जो कि वाग्भट की थी, अब ये भूत की सुश्रुत की कैसे हो गई? तो सुश्रुत का पंच महाभूतों का मानसिक गुणों से संबंध बताया है। वाग्भट जी ने पंच महाभूतों का दोषों से, तो भूत में दोष होते हैं ये बात वाग्भट जी जानते थे, क्योंकि वृद्ध थे, तो भूतों के दोषों के बारे में कौन जानेगा? वृद्ध वाग्भट, है ना। तो उन्होंने दोषों से संबंध बताया। पंच महाभूतों का दोषों से संबंध किसका है? वाग्भट जी का, है ना। अष्टांग संग्रह लिख लेना। ठीक है, अब एक और बच गया, पंच महाभूतों का मनोगुण से संबंध, सॉरी दोषों का, दोषों का मानसिक गुण से संबंध, संबंध ये किसने बताया? शारंगधर ने। चलो इसकी कोड याद करा देती हूँ, ये तो आपको याद रह जाएगा, मैंने इतना अलग से लिख लिख कर समझाया, याद रहेगा। ये भूल जाओगे तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि शारंगधर जी जो है वो रस ताजा ताजा पीने जाते हैं या ताजा ताजा रस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खुद का भेषज कल्पना है, खुद इतना बड़ा उनका बनाने की सामग्री, कढ़ाई वगैरह सब उनके पास अवेलेबल रहती है, तो ताजा ताजा रस बना के पीते रहते। तो याद रहेगा, वात पित्त कफ, रस ताजा, दोषों का मानसिक गुणों से संबंध किसने बताया? शारंगधर ने। ठीक है, क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। अब वाग्भट के अनुसार शरीर व विभिन्न कालों में दोषों का संबंध क्या होता है? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
बागभट्ट जी ने, मतलब वृद्ध बागभट्ट का है ये भी, उन्होंने विभिन्न कालों के अकॉर्डिंग दोषों का संबंध, ये भी कौन बताएंगे? वृद्ध बागभट्ट। याद कैसे करोगे? जो बागभट्ट ना बहुत बूढ़े थे, तो उन्होंने क्या सोचा, मतलब वो हर एक चीज के बारे में जानते थे ना कि किस काल में किस दोष का प्रकोप होता है। तो कालों का संबंध दोषों से किसने बताया? वो ही बागभट्ट ने बताया। तो देखिए पहले तो स्थान देख लेते, ये भी स्पेशल स्थान हृदय नाभि को सापेक्ष करके किसकी देने, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो हृदय नाभि को सापेक्ष करके भी अष्टांग संग्रह ने बताया। मैं अष्टांग संग्रह बार बार नाम नहीं लूंगी, बागभट्ट बस बोलूंगी, ठीक है। अब स्थान देख लेते हैं। स्थान नहीं, ये वय है ना, ये स्थान है, ठीक है, ये वय है, ये दिन है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो यहां पर आपको वय लिख लेना है, ये दिन हो जाएगा, ये रात्रि हो जाएगा और आहार परिपाक काल हो जाएगा, ठीक है। तो हृदय और नाभि के स्थान देखिए पहले, हृदय नाभि को सापेक्ष करना, हृदय नाभि के नीचे वायु का, इसके मध्य में पित्त का, इसके ऊपर किसका है? कफ का। सभी को पता है वात पित्त कफ ऐसे होता, तो हृदय नाभि के नीचे वायु, हृदय नाभि के मध्य पित्त, हृदय नाभि के ऊपर किसका रहेगा? कफ का रहेगा। और सब जानते हैं वायु का प्रकोप वृद्धावस्था में, पित्त का गरम गरम युवावस्था, गरम दिमाग रहता है ना, और कफ बाल्यावस्था में, ठीक है। और ये भी पता है कि अपराह्न शाम के समय शाम के, आज जबान बहुत फिसल रही पता नहीं क्या है ना, तो शाम के समय वायु का प्रकोप, मध्याह्न में दोपहर में पित्त का रहता है और सुबह सुबह कफ का रहता है, ये भी जानते हैं। रात्रि में देख ले अपर रात्रि, मध्य रात्रि और पूर्व रात्रि। और परिपाक काल में भी जानते हैं, जब खाना पूरा पच जाता है तो वायु का, ड्यूरिंग डाइजेशन मतलब मध्य अवस्था या विदग्ध अवस्था में पित्त पकाने का काम करता है, तो मध्य ड्यूरिंग डाइजेशन या विदग्ध अवस्था में पित्त काम करता है। और जैसे ही आप खा लेते हैं, है ना, खाना खाने के जस्ट बाद किसका प्रकोप होता है? कफ का होता है। तो पक्वावस्था, विदग्धावस्था और आमावस्था, ठीक है। अब दोषों का आश्रय आश्रय भाव कौन बताया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही वृद्ध बागभट्ट जो है आश्रित रहते हैं, कुछ चीजें चरक की ले ली, कुछ सुश्रुत की ले ली, अपना कुछ नया बना दिया। तो ये आश्रय आश्रय भाव बूढ़े लोग बताए हैं, कौन? संग्रह बताए हुए हैं। कैसा? एक चीज दो याद कर लो, वात और पित्त का सभी लोग जानते हैं, ये अस्थि है, होलो ऑर्गन है, खाली ऑर्गन है, इसके अंदर कौन भर जाता है? वायु भर जाता है। तो अस्थि किसके आश्रित होती है? अस्थि के आश्रित कौन दोष है? वायु दोष है, ठीक है। पित्त कैसा होता है? गर्म होता है, तो जो रक्त है वही पित्त है, क्योंकि पित्त ही रस का रंजन रक्त में करता है, तो रंजक पित्त होता है ना एक, तो याद कर लेना कि पित्त ही रक्त है, ठीक है। और सारी धातुएं जो बची हुई बाकी की धातुएं हैं उनमें कौन रहता है? कफ रहता है, ठीक है। वायु का तो कोई मल होता ही नहीं है, ठीक है। पित्त का मल होता है स्वेद, आप सब पित्त का नहीं, रक्त का मल स्वेद होता है ना। और बाकी का इन सब का मल क्या होता है? पुरीश और मूत्र होता है, ठीक है। समझ आ रहा है? क्योंकि ये गर्म है तो स्वेद निकलेगा, बाकी वात का नहीं होता, तो पुरीश और मूत्र किस में आ जाएगा? क्योंकि मल तीन ही होते हैं ना, स्वेद मूत्र और पुरीश। अब चिकित्सा करते अगर बढ़ जाता है, वृद्धि की चिकित्सा में क्या करेंगे? अगर वात की वृद्धि होती है तो ब्रह्मण करते हैं, पित्त की वृद्धि होती है अवतर्पण, कफ की वृद्धि होती तो अवतर्पण करते। सिद्धांत देखिए, पहले कोड बनाकर याद करा दूं, वा से वात, वा से वृद्धि में ब्रह्मण करना, कंफ्यूजन हो जाता है, अवतर्पण करना क्या होता है आप जानते हैं? रीजनिंग है ये। वायु की वृद्धि दो कारणों से होती है, एक मार्ग अवरोध, दूसरा धातुक्षय। तो धातुक्षय हुआ होगा तभी तो वायु का प्रकोप हो रहा है, तो उस धातु की क्षय की पूर्ति के लिए हम क्या कराएंगे? ब्रह्मण कराएंगे। तो ब्रह्मण कराएंगे, धातु की क्षति पूर्ति हो जाएगी, इससे वायु शांत हो जाएगी। बात समझ आई? क्षय से वृद्धि होती है वायु की, उस क्षय को ठीक करने के लिए हम ब्रह्मण चिकित्सा लेंगे तो वायु शांत हो जाएगी, इसलिए यहां पर ब्रह्मण कराते वृद्धि में और क्षय में लंघन, है ना। केवल वायु का उल्टा होता, बाकी का सभी है, वृद्धि होगी तो कम कराएंगे, क्षय होगा तो बढ़ाएंगे करके, ठीक है। अब दोषों के प्रकोपक और उनके शामक रस और बाकी अन्य स्थान, मुख्य स्थान, इनके कर्म में नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो देखिए वात पित्त कफ सभी लोग को पता है, मधुर अम्ल लवण, कटु तिक्त कषाय। मधुर अम्ल लवण
कफ को बढ़ाने वाले, वात को शमन करने वाले। कटु तिक्त कषाय वात को बढ़ाने वाले, कफ को शमन करने वाले, ये हमको पता रहता है, बस क्रम याद करना। देखो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय हम इस क्रम में लिखते हैं, लेकिन यहां पर कोपक, यहां पर शामक, तो मधुर अम्ल लवण उल्टा लिखना। वात के शामक में मधुर अम्ल लवण ऐसा लिख देना और कटु तिक्त कषाय ऐसा लिख देना। अब यहां पर पित्त में क्या करना है, कॉल। क्यों करना है, क्योंकि तमक श्वास का अटैक पड़ा था। तमक श्वास का किसी को अटैक आया तो उसको कॉल करके बुलाया। तो सी से कटु, ए से अम्ल, एल से लवण और टी फॉर तिक्त, एम फॉर मधुर, के फॉर कषाय। कैसे क्वेश्चन बनते हैं पूछा जाता है, मैं आपसे बताने वाली हूं, ठीक है। और कफ में क्या है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, जो नॉर्मल क्रम होता है वही होता है। अब यहां पर मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसे याद करो, ऐसे याद करो, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रबल वात प्रकोपक रस कौन सा है। प्रबल वात प्रकोपक कषाय है और प्रबल वात शामक सबसे अच्छा बेस्ट वात शामक रस कौन सा है, लवण। मधुर रस उतना बेस्ट नहीं होता जितना बेस्ट होता है लवण रस वायु को शमन करने के लिए, ठीक है, समझ आ गया। अब यहां पर फिर पूछा जाता है कि सबसे अच्छा पित्त शामक रस कौन सा होता है, तो तिक्त रस बेस्ट पित्त शामक रस होता है, ठीक है। तो ऐसे यहां पर कटु के लिए बेस्ट कफ शामक रस कौन सा होता है, कटु। इनका क्रम पूछा जाता, बाकी इनका कभी क्रम नहीं पूछा जाता, एक का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। दोषों के कर्म, स्थान और उसके बाद थोड़ा सा डिटेल, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम वात के गुण यहां से पढ़ें, क्योंकि टॉपिक बहुत लेंदी है ना। क्वेश्चन पूछ लेती हूँ 10 क्वेश्चन लास्ट में, सभी को प्रॉपर आंसर देना है ताकि मुझे लगे कि भाई आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। क्लियर, क्योंकि आज का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बोला था क्रिया शारीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिया शारीर, रचना शारीर भी पढ़ाने वाली हूं इसके बाद, क्योंकि यहाँ सभी संहिताओं का जो मूलभूत सिद्धांत है यहाँ पर कंपाइल्ड कर दिया है, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, दोषों के आश्रय भाव किस आचार्य ने बताया। दूसरा क्वेश्चन, वात गुण का दोष का संबंध किस मानसिक गुण से होता है, मानसिक गुण से होता है, और ये किस आचार्य ने बताया है, दोषों का मानसिक गुणों से संबंध। यहां पर 2 क्वेश्चन इसमें कर दिए मैंने दूसरे में। तीसरा क्वेश्चन है कि अग्नि महाभूत में कौन से मानसिक गुण का संबंध है, मानसिक गुण का संबंध, जो कि सुश्रुत ने बताया। चौथा क्वेश्चन है, रक्त किस दोष का आश्रय है, आश्रय भाव से है ये क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन लिख लो, वात पित्त श्लेष्माणा, वात पित्त श्लेष्माणा देह संभवा करके श्लोक आता है, इसका रेफरेंस बताइए किसका है। 6वां क्वेश्चन है, पित्तम आग्नेयम, किसने बताया, पित्तम आग्नेयम, ठीक है। पित्त का स्थान क्या होता है, हृदय नाभि को सापेक्ष करके पित्त का स्थान क्या होता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, प्रबल पित्त शामक रस कौन सा है। 9वां क्वेश्चन बताइए, दूषणात् दोषा धारणात् धात्वा मलिनीकरणात्मना, दूषणात् दोषा धारणात् धात्वा मलिनीकरणात् मला किसका श्लोक है। और 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रवणात् शिरा
सॉरी श्रवणात् श्रोतांसी, सरणात् शिरः, धमन्यात् धमन्या, कहाँ का रेफरेंस है, किस आचार्य का है। ठीक है, इसी तरह हम आगे आगे जो आयुर्वेद सिद्धांत क्रिया शारीर के लेक्चर हैं कंटिन्यू करते रहेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।